नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस YouTube के निशुल्क मेंस क्लासेस में। जैसे कि हमने फिजिक्स का क्लासेस शुरू किया था, उसी में अभी हम लोग विद्युत वाले पोर्शन में पहुंचे थे, जिसका कुछ टॉपिक रह गया है। ठीक है, उसको आज हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध क्या था इसको जान गए थे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसको जान गए थे। अब उसी में ही 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 2 नंबर या 4 नंबर का, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं और क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही सरल है। जब भी प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर आएगा, पहला पॉइंट हम परिभाषा ही लिखेंगे। ठीक है, तो कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे ही उसका क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहता है। पहला पॉइंट अपने को परिभाषा ही लिखना है। ठीक है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे ही उसका प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के एकांक लंबाई वाले तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से बहुत ही पहला पॉइंट लिख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध में क्या लिखना है अपने को, किसी भी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। इस तरीके से सेकंड पॉइंट भी हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट और लंबाई इन सब पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। ठीक, अगला अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ क्षेत्र बदलने से, ठीक है, जिस पर निर्भर कर रहा है, अगर उसको हम लोग बदलेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसमें विशिष्ट प्रतिरोध में क्या लिखना है, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को हम लोग बदलेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, निर्भर ही नहीं करता उस पर। और इसमें हम लोग अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध को हम किससे शो करते हैं, आर से, रेजिस्टेंस। ठीक, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे शो करते हैं, रो से, ऐसा रो। इसका मात्रक होता है ओम और उसका मात्रक होता है ओम मीटर। इस तरीके से 4 से 5 पॉइंट हम लोग बहुत ही आसानी से प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिख सकते हैं। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, प्रतिरोधों का संयोजन। तो 2 प्रकार के होते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगला आ जाता है सीरीज, पहला क्रम में आ जाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसी चित्र को ही अपने को डील करना है। ठीक है, अपने भाषा में लिखना है। इस चित्र में अपने को क्या क्या दिख रहा है, पहला तो प्रतिरोध 1 दिख रहा है, R1, R2 दिख रहा है, R3 दिख रहा है। ठीक है, प्रतिरोध एक है, पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है और तीसरा प्रतिरोध है। ये क्या है, बैटरी है, ये कुंजी है। ठीक है, और ये अमीटर है। तो इसी को ही अपने को डील करके लिखना है। जैसे कि पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये वाला प्रतिरोध का क्या होता है, साइन। इस तरीके से प्रतिरोध को हम लोग शो करते हैं। तो प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये। इस तरीके से पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये और अंतिम सिरा ये। तो इसी को हम लोग डील करके कैसे लिखना है, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। इसी कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और पहले प्रतिरोध के पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा के मध्य आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़े हैं, कुंजी जोड़े हैं और क्या जोड़े हैं, अमीटर जोड़े हैं। बस इसी को ही अपने शब्दों में यहाँ पे दिल करके लिखना है। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। वही चीज सेम लिखा हुआ है, जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ये उसका परिभाषा हो गया। ठीक, इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, या इसी को बोलते हैं अंतिम सिरे के मध्य हम आवश्यकता अनुसार क्या क्या जोड़ देते हैं, सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, स्विच जोड़ते हैं और क्या जोड़ते हैं, धारा मापी जोड़ देते हैं। ठीक है, अमीटर।
दिए गए चित्र में तीन प्रतिरोध ऐसा सो बता देना है, R1 था, R2 था और R3 था, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और प्रत्येक प्रतिरोध में समान रूप से प्रवाहित होने होगी तथा विभवांतर V अलग अलग होगा। ठीक है, सीरीज क्रम में हमेशा एक ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना I हमेशा सेम रहेगा और V क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। विभवांतर जो है सब में अलग अलग रहेगा, V1 V2 V3 ऐसा करके आगे। अब इसका हम लोग फॉर्मूला को डिस्क्राइब करना है, निकालना है। तो जब भी श्रेणी क्रम संयोजन आएगा, पहला पॉइंट ये अपने को चित्र बनाना है, दूसरा ये जो अभी डील किए चित्र को देख करके, और तीसरा भी जो आपको बता रहा हूं उसको नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ओम के नियम से आ जाना है। ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब यहाँ पे V1 का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता है, I हमेशा सेम रहता है। ठीक है, I सेम रहेगा, इसलिए I यहाँ पे हो जाएगा R1। V2 का मान निकाल लेते हैं तो IR2 और V3 का मान निकाल लेते हैं तो IR3। I सेम है इसीलिए सब में I। ठीक है, अब हम लोग कुल V निकाल लेते हैं। कुल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, कुल विभवांतर का हम लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में V के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये IR। ठीक है, V के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, IR। V1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, IR1। V2 के जगह में क्या लिख सकते हैं, IR2। और V3 के जगह में क्या लिख सकते हैं, IR3। अब आपको इन तीनों में एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, I, तो I को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर क्या बचा हुआ है, IR। I से I कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फार्मूला के रूप में अपने को क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से फाइनल फार्मूला है, यही अपने को डिस्क्राइब करना है लास्ट में। ऐसा 4 नंबर में आने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, 4 नंबर या 8 नंबर में भी आ सकता है। तो इस तरीके से जब भी आएगा तो अपने को पहला काम क्या करना है, चित्र बनाना है। दूसरा, इसी चित्र को ही देख के अपने को क्या करना है, डील करना है। और फिर लास्ट में इसका गणितीय व्याख्या फॉर्मूला को डिस्क्राइब करना है। ये फाइनल फार्मूला लाना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन जब भी पूछेगा 4 नंबर या 8 नंबर में पूछने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, आगे अगला है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, R1 यहां भी होगा, R2 R3। ठीक है, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को, ठीक है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा को एक बिंदु से जोड़ देते हैं और इसका अंतिम बिंदु को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से और अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, और उसमें आवश्यकता अनुसार क्या क्या जोड़ देते हैं हम, बैटरी जोड़ेंगे, कुंजी जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे, और मीटर जोड़ेंगे। और यहाँ पे वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कर रहे हैं, ना ध्यान रखिएगा। अब इसी चित्र को ध्यान में रखिएगा और इसी को ही हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को, देख लो, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, ठीक है, जितना भी प्रतिरोध था ऐसा करके उसके पहले सिरे को ना, पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़े और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। इसका दूसरा सिरा कौन सा हो जाएगा, ये दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। इस तरीके से ये संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसी में बता देना आगे, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन में आवश्यकता अनुसार हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, बैटरी, स्विच, अमीटर जोड़ा गया है और प्रत्येक प्रतिरोध में समान विभवांतर V है। ठीक, श्रेणी क्रम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपको मैं बताया था I सेम रहता है। जब भी समांतर क्रम आएगा उसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, V सेम रहता है। ठीक है, विभवांतर सब में सेम रहता है।
लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अलग अलग होगी। ठीक है, R1 R2 R3 में क्रमशः विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, I1 I2 और I3। ठीक है, कौन सेम रहेगा, V सेम रहेगा। इसमें इतना ध्यान रखना है। तो इसमें भी सेम पहला चित्र बनाना है, चित्र को देख के उसको व्याख्या करना है, और लास्ट में आपको जो बता रहा हूँ इसके लिए फाइनल फार्मूला उसको अपने को डील करना है। ठीक, इसमें हम पहला फार्मूला हो जाएगा यहां से। ठीक, अब इसमें हम I1 क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर V बट्टे R1। इसमें V सेम रहता है, इतना ध्यान रखिएगा। श्रेणी क्रम में I सेम था, समांतर क्रम में V सेम है, इसलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R1। ठीक है, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R3। अब हम लोग कुल I का मान निकाल लेते हैं। कुल विद्युत धारा I1 प्लस I2 प्लस I3। I के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, तो I के जगह में हम V बटे R लिख सकते हैं। ठीक है, I1 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, P बटे में R1 लिख सकते हैं। I2 के जगह में क्या लिख सकते हैं, V बटे में R2 लिख सकते हैं, और I3 की जगह में क्या लिख सकते हैं, V बटे में R3 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। I के जगह में देख लीजिए V बटे में R, I1 के जगह में V बटे में R1, V बटे में R2 और V बटे में R3। ठीक, अब इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा V, तो V को हम लोग निकाल लेते हैं। V बटे में R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे में R2 और 1 बटे में R3। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल फार्मूला के रूप में अपने को क्या मिलेगा, 1 बटे में R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे में R2 और 1 बटे में R3। ठीक, इस तरीके से हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा। इसी को ही अपने को डिस्क्राइब करना है। यही क्वेश्चन आएगा, समांतर क्रम संयोजन क्या है इसको बताते हुए इसके लिए सूत्र की व्याख्या करिए करके। ठीक है, इस तरीके से श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम जब भी पूछेगा 8 नंबर में पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक, ये 4 नंबर में भी पूछ सकता है आगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, बिजली बिल निकालने से संबंधित। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बाकी को आप बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर को इसके डालिएगा। ठीक है, बिजली बिल कैसे निकालना है फॉर्मूला बताता हूँ सॉल्व करके, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आप बनाएंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पहला और दूसरा को आप बना करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक स्कूल में 40 वाट के 10 ट्यूबलाइट चल रहे हैं। ठीक है, 40 वाट, ये कितने ट्यूबलाइट है, 10 ट्यूबलाइट है। कितने घंटे तक चल रहे हैं, रोजाना 6 घंटे तक। ठीक है, और कितने दिनों तक चल रहे हैं, तो 25 दिनों तक चल रहे हैं। ठीक, और बटे में हम लोग किससे भाग करते हैं, हमेशा 1000 से। ठीक है, जितना चीज दिया हुआ है सब ऊपर में आ जाएगा, और बटे में 1000 कितना वाट का है। ठीक है, कितना उसकी संख्या है, ट्यूबलाइट 10 ट्यूबलाइट है, कितना घंटा चल रहा है एक दिन में, और कुल कितना दिन चल रहा है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल, ये भी कैंसल, 5 से कटा लेते हैं 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, क्या क्या बच गया, 2 6 5, कितना आ जाएगा इसका, कुल जो आंसर आएगा वो 60 यूनिट में आएगा। ठीक है, 60 यूनिट जला है अभी तक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 यूनिट के लिए कितना रुपए है, 4 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट के लिए 4 रुपए, तो 60 यूनिट के लिए 60 गुने में 4 रुपए बराबर 240 रुपए। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाना है, बता दीजिएगा दिया है करके, यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। दिया है, ठीक है, 40 वाट के 10 बल्ब रोजाना 6 घंटे तक 25 दिनों तक चलने पर
खर्च चला गया यूनिट करके, तो यूनिट कितना जाएगा 60 यूनिट। उसके बाद कुल खर्च करके बता दीजिएगा 60 गुने में 4 बटे बराबर 240 रुपए। ठीक है, ये तीसरा, ये आप लोग के लिए है पहला और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर को बना करके कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। धारा घनत्व तो क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। कोई भी चालक तार है, उसके इकाई क्षेत्रफल से कितनी धाराएं बह रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, धारा घनत्व को हम किससे शो करते हैं, जे से। ठीक, जे बराबर क्या हो जाता है, आई बटे में ए। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा और बटे में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक, तो जे यहाँ पे क्या है, धारा घनत्व है, आई क्या है, यहाँ पे धारा है। ठीक है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है। इसका इकाई क्या होता है, तो धारा घनत्व के ऐसा इकाई होता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। तीसरा पॉइंट इस तरीके से हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट परिभाषा, दूसरा उसको सूत्र दे सकते हैं, तीसरा इकाई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व कैसी राशि है, तो एक प्रकार की सदिश राशि है, वेक्टर सदिश राशि है। इसका महत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व यह बताता है कि किसी चालक में धारा का जो घनत्व है, प्रवाह है, ठीक है, कितना सघन है, इसको बताता है। किसी भी चालक तार में धारा का प्रवाह कितना सघन है, वो हमको इससे पता चलता है धारा घनत्व से। यदि क्षेत्रफल कम और धारा ज्यादा है, तो धारा घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो जब भी आएगा धारा घनत्व, बहुत ही आसानी से हम उनके बारे में 5 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला परिभाषा लिख दीजिएगा, दूसरा सूत्र लिख दीजिएगा, ठीक है, उसकी इकाई लिख दीजिएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, महत्व बता दीजिएगा। अगला है ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध में अंतर। इसके पहले मैं आपको ओम का नियम बता चुका हूं। ठीक है, ओम का नियम, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार के सिरों को उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं। चालक तार के सिरों को उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो उसी से बना हुआ है ओमी प्रतिरोध, और क्या होता है, अनोमी प्रतिरोध। ये ओम का नियम है। ठीक है, अब जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओमीय चालक कहते हैं। और ओमीय चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, ओमी प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो ओम के नियम का पालन कर रहे हैं वो ओमी प्रतिरोध है, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमी है। ठीक है, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, ये दिया हुआ है, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमी चालक कहते हैं, और अनओमीय चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, चांदी, तांबा, जितने भी धातु इसमें आ जाएंगे, एल्युमिनियम, मैग्नीज, नाइक्रोम। ठीक है, उदाहरण इसमें क्या आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ट्रांजिस्टर्स, द्रव अपघट्य इत्यादि अनोमीय प्रतिरोध को एग्जाम्पल है। आगे, ओमी प्रतिरोध के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में होता है। ठीक है, V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ कैसा रहेगा, सरल रेखा में। जबकि अनोमी प्रतिरोध में क्या होता है, अनओमी प्रतिरोध में टेढ़ा या वक्र होता है, कर्व, टेढ़ा या वक्र। ठीक है, इनका विश्लेषण करना आसान होता है, इसलिए ये सरल व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और अनोमी प्रतिरोध क्या होता है, इनका विश्लेषण करना जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है, इसलिए जटिल व्यवहार करते हैं। ठीक, इस तरीके से विद्युत वाले जो चैप्टर था उससे जितना संभावित क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, यहाँ डील किया गया है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखिए, 2 नंबर के क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा और आंसर को भेजिएगा। ठीक है, अगला है प्रतिरोधकता क्या है ना, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, ना कि प्रतिरोध। या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, उसके मात्रक को बताइए। ठीक, आवेश से आप क्या समझते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हुए उसका एसआई मात्रक को लिखिए। ये सब आपके लिए क्वेश्चन, मतलब वीडियो में डील कर चुका हूँ इन सब के बारे में।
प्रैक्टिस करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इन सब पर निर्भर कर रहा था प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओम का नियम लिखकर उसकी शर्तों को लिखिए 4 नंबर, ठीक है। तो आपको इन सब का क्वेश्चन को आंसर को लिखना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें सेंड कर दीजिएगा लिख करके। इस नंबर पे आप इन क्वेश्चन का आंसर को लिख करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर चेक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम विद्युत वाले चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। आगे एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है भौतिक में, ठीक है। उसमें विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव, ठीक, सूर्य से संबंधित जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बायो के भी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।